नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वाज़ेह हिदायत और चिट्ठी की खिलाफवर्जी करते हुए पेशावर पहुंचे, जहां एक माइक्रो इंश्योरेंस हेल्थ प्रोग्राम का उन्होंने इफ्तिताह किया और उस मौके पर उन्होंने माना कि मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा है। किन अल्फाज में वज़ीर आज़म ने महंगाई का एतराफ़ किया, वो सुनते हैं। मैं अभी भी कहूंगा कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे सस्ता मुल्क है, लेकिन जो बाहर से चीजें कीमत पे हम अपना डीजल और अपना पेट्रोल बेच रहे हैं, क्योंकि हमने सारे टैक्सेस नीचे ले आए। बहरहाल महंगाई तो है और लोग मुश्किल में हैं। हमारे ख्याल में ये सर्दियां बड़ा मुश्किल वक्त है। ये सर्दियों के बाद हमारा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता चीजें कीमतें नीचे आ जाएंगी। तब तक कम अज कम जो तीन चीजें एक गरीब आदमी के लिए जरूरी हैं, घी, आटा और दालें, इसमें 30% उनको रियायत मिल जाए। लिहाजा आज हम ये लॉन्च कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग एडमिशन किया, एतराफ़ किया वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने। यहीं से हम गुफ्तगू का आगाज़ भी करेंगे। तीन इंतहाई प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट और एनालिस्ट जो हैं वो मेरे साथ हैं, मुझे ज्वाइन कर सकेंगे प्रोग्राम में। इरशाद भट्टी साहब मेरे साथ स्टूडियो में होंगे, सीनियर कॉलमनिस्ट हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब मुझे लाहौर से एक वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं, वेरी वार्म वेलकम टू हिम। सलीम बुखारी साहब भी मुझे लाहौर ही से एक वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं, वेरी वार्म वेलकम टू हिम। बात का आगाज़ करते हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब, वज़ीर आज़म, दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो महंगाई का चल रहा है, एतराफ़ कर लिया, उस पर बात करते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वाज़ेह हिदायत के बावजूद वज़ीर आज़म जो है वो पेशावर चले गए, इसे आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए डॉक्टर साहब, नहायत अदब एहतराम से हर पॉलिटिशियन जब अपोजिशन में होता है उसके लिए कायदे कानून और होते हैं। जैसे ही वो ताकत का महवर होता है वो कानून को रोंदना उसका मामूल बन जाता है। ये हिस्ट्री देख ले, मौजूदा हो या साबका हो, अपोजिशन में आपको मीडिया की आज़ादी भी याद आती है, आपको इंतकामी कार्रवाइयाँ भी याद आती हैं, लेकिन एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन आईनी अदारा है, वो रोकता है। तो मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए था। लेकिन इससे पहले आपको याद होगा जब आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन थे, अली अमीन गंडापुर सब क्या क्या गुफ्तगू करते थे, लोगों को किस तरह कहते थे फंड हमने देना है। तो इस हर शाख पे उल्लू बैठा है, किस किस को कहें। दूसरा, उन्हें महंगाई का एहसास है, अनबिलीवेबल है। मैं नहीं मानता कि 150 एकड़ के घर में रहने वाले बंदे को महंगाई का एहसास हो। अदब एहतराम से इस पे मैं इख्तलाफ करता हूँ। मुझे नहीं पता जो उन्होंने ग्लासेस लगाए थे उनकी क्या कीमत थी। महंगाई का एहसास जब तक आप पानी में नहीं जाएंगे ना, पानी की गहराई का एहसास नहीं होगा, आपको स्विमिंग आ नहीं सकती। तो बातें तो करना अच्छी हैं, इतने तहफ़्फ़ुज़ में हेलीकॉप्टर पे जाएं, बाहर प्रोटोकॉल लगाओ हज़ारों आदमियों का, लेकिन उन हज़ारों आदमियों से एक गार्ड से पूछ लेते, बेटा तेरी कितनी तनख्वाह है? उसने कहना था 20,000। बच्चे कितने हैं? 5। रहते कहाँ है? झोंपड़ी में। तो फिर उन्हें अंदाज़ा होता महंगाई और भूख से मरने में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बुखारी साहब, लेकिन वज़ीर आज़म की इस बात में तो वज़न है कि बहुत सी महंगाई इस वक्त पाकिस्तान में इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में कमोडिटी प्राइसेस जो हैं वो ऊपर चली गई हैं। अशाए खुर्दनोश भी ऊपर हैं, पेट्रोलियम की और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस ऊपर हैं, पाम ऑयल की प्राइसेस ऊपर हैं, और चूँकि पेट्रोलियम की प्राइसेस ऊपर हैं इसीलिए एलएनजी की प्राइसेस ऊपर हैं। तो और चूँकि लॉजिस्टिक्स और आमदोरफ्त का ताल्लुक ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, इसलिए तमाम चीज़ों की कीमतों में इजाफा उस हवाले से हो रहा है। तो इस हद तक तो वज़ीर आज़म सही कहते हैं कि ये महंगाई उनके कंट्रोल में नहीं। डॉक्टर साहब, देखिए, बहुत शुक्रिया आपका, आपने याद किया अपने प्रोग्राम में। बहुत सारी बातें तो भट्टी साहब ने कर दी हैं, बहुत कम गुंजाइश रह जाती है उनके बोलने के बाद, क्योंकि उन्होंने हर लिहाज से इसका जायजा ले लिया है। 2-3 बातें मैं अर्ज करना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि जब तक कोई भी शख्स, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई भी ओहदा रखता हो, जब तक वो डिनाइल मोड से बाहर नहीं निकलेगा, रियलिटी उसकी समझ में कभी आती नहीं है। ये हमने पिछली हुकूमतों के दौर में भी देखा और हम आज भी देख रहे हैं। इन्हीं प्राइम मिनिस्टर साहब ने इब्तिदा में कहा था कोरोना तो एक हल्का सा फ्लू होता है, आता है चला जाता है 2-3 दिन में। वो एक तवील डिनाइल मोड जो था, उसकी बाद में जितनी मर्जी आप तोजी हाथ निकाल लें कि जी वो बहुत कमाल का स्टांस था उनका, वो अपनी जगह है। यही हाल महंगाई के हवाले से अगर आप देखें, कंसिस्टेंटली एक कैंपेन है। हर कैबिनेट मीटिंग के बाद वज़रा को और जो तर्जमानों की एक फौज है उनको कहा जाता है कि जाके आप बताइए लोगों को कि पाकिस्तान दुनिया में सस्ता तरीन मुल्क है। ये इतनी बड़ी मिथ है कि इसको अगर आप एनालाइज करें, डॉक्टर साहब आप खुद भी दुनिया को देखते हैं, दुनिया की चीजों पे सही नहीं होती है। पाकिस्तान की महंगाई
पाकिस्तान की महंगाई को अगर आप कंपैरेटिव टर्म्स में देखेंगे, उनकी करेंसी, उनकी पर कैपिटा इनकम, तो आपको समझ आ जाएगी कि इससे बड़ा कोई फ्रॉड, इससे बड़ा कोई झूठ हो नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि जिन चीज़ों को इंपोर्ट किया जाता है उनकी कीमतें अगर बढ़ जाएं तो चलिए आप ये जवाब तस्लीम कर लेते हैं कि इसमें हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है, लेकिन ज़रा उन चीज़ों की तरफ भी तो आ जाए जो यहाँ पे पैदा होती हैं। मुझे बताइए कि चीनी जो है उसका गन्ना कहीं और पैदा होता था, आटा उसकी गेहूं कहीं और पैदा होती थी, वीट कहीं और से आती थी। जब उनकी चीज़ें भी आपके कंट्रोल में नहीं है तो ये मामला गवर्नेंस का है। प्राइम मिनिस्टर साहब इसकी तरफ कभी आके नहीं देंगे, कभी मान के नहीं देंगे। उनको ये तस्लीम अब करना पड़ेगा कि 4 वज़राए खजाना तब्दील करने के बाद, 6 फाइनेंस सेक्रेटरी बदलने के बाद, 3 गवर्नर स्टेटमेंट बदलने के बाद, 4 चेयरमैन FBR बदलने के बाद भी अगर महंगाई और इकोनॉमी उनके काबू में नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग। और जब तक वो इस डिनाइल मोड में रहेंगे तब तक कि उनका पब्लिक से के साथ कनेक्ट नहीं बनेगा, एक डिस्कनेक्ट कायम रहेगा और वो मौजूद है। इसलिए महंगाई के हवाले से आप डिस्कनेक्ट उनका, भट्टी साहब, डिस्कनेक्ट उनका रहेगा। किसी आम आदमी से बात करें, हम किसी आम आदमी से बात करें तो जो कुछ हमें सुनने को मिलता है वो है असल रिफ्लेक्शन पब्लिक एट ग्रास रूट लेवल का। ठीक है, बिल्कुल सही। मेरे साथ इरशाद अहमद भट्टी साहब, आप तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। मतलब वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ बार बार ये कहते हैं कि महंगाई का बहुत बड़ा एक कंपोनेंट जो है वो इम्पोर्टेड है। बुखारी साहब कह रहे हैं नहीं, गवर्नेंस का इसके अंदर फेलियर भी। आपको क्या लगता है कि जो महंगाई का इस वक्त जोर है पूरी दुनिया में, उसमें इमरान खान की हुकूमत को हम इल्ज़ाम दे सकते हैं या हम कह सकते हैं कि हालात ही ऐसे हो गए? देखिए, एक पहली बात तो यह है कि जो हम मुश्किल मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत मुश्किल मुल्क है। जो हमारे हाल, जो मुआशरे का DNA, जो हम सारे कर सियालकोट का वाक़या, फैसलाबाद की ख़वातीन का वाक़या, और फिर जिस तरह सड़कों पे सारा कुछ हो रहा है, और ये एक मुश्किल, अजीब सा मुश्किल सा मुल्क हो गया है। और इसमें कितना हुकूमतों का, कितना रियासत का, कितना इदारों का, कितना मीडिया का कितना किरदार है, ये डिबेटेबल है। दूसरा, आबादी बम, ये 1 करोड़ हैं जो मुआशी तौर पर आज़ाद हैं, 29 लाख टोटल टैक्स फाइलर हैं। 29 लाख और 1 करोड़ जो हैं, ये 22 करोड़ को सर पे अपने गर्दनों पे बिठा के तो सफ़र कर रहे हैं। उसका तीसरा, कोरोना इफ़ेक्ट्स, इसको भी शामिल कर लें। चौथा, बैनुल-अक़वामी महंगाई लहर, कोई शक नहीं, पूरी दुनिया में ब्लूमबर्ग कह चुका है, अल जज़ीरा कह चुका है, इकोनॉमिस्ट कह चुका है, अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, जर्मनी में महंगाई से लोग तर लेकिन उनकी महंगाई, उनके ज़राए आमदन, उनकी गुर्बत, उनकी बेरोज़गारी, उनके हालात, उनके वाक़यात, ये बिल्कुल साइड पे हैं। आगे आ जाइए, जो इस हुकूमत को अब मान लेना चाहिए, जिस हुकूमत को ये चीज़ें हकीकत है, लेकिन 2-3 चीज़ें इनके भी हैं। क्या नाहलियाँ, क्या नालायकियाँ, क्या बैड गवर्नेंस, क्या बैड परफॉर्मेंस। गंदम ज़्यादा हो गई है, इंपोर्ट कर दो। गंदम तो ख़त्म हो गई है, एक्सपोर्ट कर लो। गंदम ज़्यादा हो गई है, एक्सपोर्ट कर दो। गंदम ख़त्म हो गई है, इंपोर्ट कर लो। चीनी ज़्यादा हो गई है, एक्सपोर्ट कर दो। चीनी कम हो गई है, इंपोर्ट कर लो। LNG नालायकियाँ, आप देखिए, $6 अरब का IMF से मुआहदा, और $10 अरब का हम इस 3 सालों में बाहर से गंदम, चीनी, खुर्दनी तेल और दालें वगैरह मंगवा चुके हैं। और जो आखिरी सबसे बड़ी बात है, जो शर्मनाक हद तक 22 मरतबा हम IMF के पास गए हैं, लेकिन इस हुकूमत जैसे 8 महीने पहले ये कंफ्यूज रहे कि जाना है कि नहीं जाना, फिर गए तो ऐसा शर्मनाक मुआहदा किया कि अब स्टेट बैंक को हम नहीं पूछ सकते, गवर्नर स्टेट बैंक को हम नहीं पूछ सकते। और वो ये कोरोना का जो खैरात के पैसों में घपले हुए हैं मुबैना तौर पर, ये भी IMF के कहने पे हमने की। ये लेवी ड्यूटी हमने हर महीने ₹4 बढ़ाना है, पेट्रोल आगे ले जाना है। और हर में जो ये शर्मनाक हद तक हमने हाथ पांव बांध दिए उस इमरान खान ने, जिसने कहा था मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा। मगर इन तमाम तर नाकामियों के बावजूद PDM की जो मूवमेंट थी वो आगे रीस्केड्यूल हो गई है, कैंसिल हो गई है, उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा, आवाम सड़कों पे नहीं निकलते। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? PDM इररिलेवेंट है। अच्छा? PDM हुकूमत को नहीं गिराना चाहती। PDM कोई इस वक्त ना हुकूमत के लिए गिराना चाहते हैं, वो रेलिवेंट रहने की बातें, वो सारी बढ़ के नारे वादे PDM के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है, वो तितर बितर हो चुके हैं। उनका कोई मुश्तरका प्लान नहीं, मुश्तरका एजेंडा नहीं, मुश्तरका रास्ता नहीं, मुश्तरका मंजिल नहीं। जो इमरान खान की परफॉर्मेंस है, इस पर फोकस करें, क्योंकि इमरान खान ने आगे जाना इलेक्शन में।
इमरान खान ने तब्दीली, अगर इमरान खान को कोई खौफ ही नहीं है ऑपोजिशन का तो क्या प्रेशर डालेंगे? नहीं, इमरान खान को खौफ होना चाहिए कि वो एहतसाब का जो बिला इम्तियाज़ एहतसाब नहीं करवा सके या एहतसाब नहीं हो सका। इमरान खान को खौफ होना चाहिए वो रिफॉर्म्स नहीं करवा सके। इमरान खान को खौफ होना चाहिए कि वो किसी इदारे को मजबूत नहीं कर सके। इमरान खान को खौफ होना चाहिए कि उनके दौर में शर्म आनी चाहिए। नहीं, दोनों कर ले ज़रा सोफिस्टिकेटेड है वैसे तो, कुछ शर्म कुछ हया होती है, वो तो छोड़ देना, लेकिन वो छोड़ दे। इमरान खान को का सबसे बड़ा जो है, इमरान गरीब रुल गया है, मिडिल क्लास रुल गई है, तनख्वाहदार तबका रुल गया है, टैक्सों पे टैक्स। और दूसरी बात यह है कि कभी जिंदगी में मैंने नहीं सोचा था कि इस तरह का शर्मनाक किस्म का मुआहदा IMF से किया जाएगा, जिसने जो अब हमारी सारी पॉलिसियां इफ एंड बट्स, ये जो पेंडोरा लीक्स वाले और नैब के मुल्ज़म है शौकत तरीन साहब, ये क्या कहते थे हुकूमत में आने से पहले? कहते थे कि भट्ठा बिठा दिया, अब मैं आऊंगा मैं ये करूंगा, उसके बाद मैं IMF की शर्तें नहीं मांगूंगा, मुझे डर है मईशत इतना हीट अप ना कर जाए कि मैं डील ही ना कर सकूं, गुर्बत है मसले ही कोई नहीं, मईशत मसले ही कोई नहीं। उसके बाद ये हाल हो गया है। इमरान खान का सबसे बड़ा मसला और सबसे बड़ा चैलेंज या सबसे बड़ा हरीफ इमरान खान खुद है, उनकी परफॉर्मेंस है, गवर्नेंस है, बैड परफॉर्मेंस। बुखारी साहब, क्या वजह है कि इमरान खान की हुकूमत की इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बावजूद, जिसपे आप तीनों का आपस में कंसेंसस है, एग्रीमेंट है, ऑपोजिशन अपने एक्ट को कहीं ला नहीं सकी? अभी तो डॉन अखबार ने भी इदारिया इस हवाले से लिखा है, PDM's लैक ऑफ स्ट्रेटजी। क्या वजह है कि PDM इकट्ठी नहीं हो सकती? अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो आपने ये सवाल गुजारिश है कि इसमें उनकी अपनी कायद वजीर आजम इमरान खान ने फरमाया था सबसे सस्ता मुल्क है। बुखारी साहब को जरा मैं फिर आता हूं आपकी तरफ। पता है वो कितनी दफा सब्जी नहीं, अच्छा सॉरी जी, सॉरी मैं सिर्फ 1 मिनट मुझे दें, मैं जरा बुखारी साहब से ये ऑपोजिशन की बात कर लूं। जी बुखारी साहब जी नहीं, मैं सिर्फ एक देखिए समझना चाहता हूं, दो तीन बातें हैं। एक तो ये कि मुत्तहिद नहीं हो पाई बावजूद इमरान खान की हुकूमत के फेलियर्स। मेरे ख्याल से इसका क्रेडिट हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट को देने के बजाय उनकी अपनी नाहलियां इसका सबसे बड़ा जवाब है। जिस 26 निकात के तहत ये PDM बनी थी, अगर आपको याद हो, और पीपल्स पार्टी के इनिशिएटिव पर बनी थी, उसका सबसे पहले बेड़ा गर्क करने वाली भी पीपल्स पार्टी ही है। जितने मर्जी आप तावीलात उसकी ले आए, लेकिन फैक्ट ये है कि जब 26 पॉइंट लिखे जा रहे थे तो उसमें कहीं ये नहीं लिखा था कि नवाज शरीफ साहब वापस आके इस कैंपेन की और इस इत्तेहाद की क़यादत करेंगे। वो आफ्टर थॉट था, वो चाहे बैप के कहने पर था, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर था। उसने उसकी कमर तोड़ी, उसके बाद से उसको इकट्ठा होने में बहुत वक्त लगा। अभी भी वो ढंग से इकट्ठी नहीं है, इसलिए कि अगर 2 मेन स्ट्रीम पार्टियां उसमें यकजा नहीं होंगी तो कोई भी इत्तेहाद जो है वो हुकूमत को गिराने नहीं जा रहा। ये तो एक बात है। दूसरी एक बड़ी नाअहली जो अपोजिशन की है वो ये कि वो चाहते ही नहीं है कि ये हुकूमत जो है इस वक्त रुखसत हो, इसलिए कि उनमें से कोई भी, इंक्लूडिंग मैं दावे से कह रहा हूं, अथॉरिटी से कह रहा हूं, ना नवाज शरीफ ना आसिफ अली जरदारी इज विलिंग टू टेक द गवर्नमेंट फॉर दिस 1.5 ईयर जो टेन्योर इसका बाकी है। दोनों ही बड़ी पार्टियों का कंसिस्टेंट स्टेटेड पोजीशन यह है कि आप किसी को भी ले आए, इमरान खान साहब को घर भेजें, वो आए, आके असम्बलियां तोड़े, नया इलेक्शन अनाउंस करें। हम 5 साल के मैंडेट के साथ जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। अदरवाइज जो इकोनॉमी का हाल है, जो गवर्नेंस का हाल है, हम इंटरेस्टेड नहीं है। इसके इंदिए हमें कई दफा मिले हैं। आपको याद होगा मरीम नवाज ने कहा कि जनाब हम तो चाहते हैं कि ये हुकूमत 5 साल पूरे करे। फिर उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब का स्टेटमेंट आया कि किसी गैर आईनी तरीका इस्तेमाल नहीं करेंगे हम इनका। फिर उसके बाद उनका कंसेंसस इस पर हुआ कि हम इस्तीफे देंगे। फिर कहा कि हमने तो इस्तीफे की कभी बात ही नहीं की थी, हम तो लॉन्ग मार्च करेंगे पहले। अब ये दोनों गड़बड़ हुए हुए हैं जिस बुरी तरह से वो आपके सामने है। तो हुकूमत को किसी किस्म का अपोजिशन से खतरा ना होना और अपोजिशन का इस काबिल ना होना जोफ पहुंचा सके। जी बुखारी साहब। जी आरिफ हमीद भट्टी साहब, क्या आप इससे इत्तफाक करते हैं कि अपोजिशन की जमातें अब हुकूमत को गिराना चाहती ही नहीं है? इसका मतलब है कि हुकूमत को 1.5 साल की इंश्योरेंस कवर जो है वो एक तरह का मिल गया है। क्या इसकी ये भी वजह हो सकती है कि किसी अपोजिशन जमात के पास कोई लाहे अमल और हिकमत अमली भी नहीं है मईशत को हैंडल करने की? नहायत अदब एहतराम से काबिल एहतराम हरदिल अजीज दिल के करीब सलीम बुखारी साहब के साथ इस अपोजिशन का बस चले 1 मिनट भी इमरान खान को ना चलने दे। लेकिन अपोजिशन नाकाम क्यों हुई, उसकी वजूहात ये है वो स्ट्रीट पावर नहीं रही। इन दोनों हुकूमतों ने माजी में 3 दफा इस मुल्क को लूटा गिद्धों की तरह। गिद्ध खत्म हो गए पाकिस्तान में, अब चेक करा ले, एक सर्वे कराए, गिद्ध खत्म हो गए।
इनके पीछे वाम क्यों आए? ये तो अपने जो भी बार्गेनिंग करते रहे, रात के अंधेरे में चुपके मिलते रहे आपके गेस्ट के दोस्तों के साथ, तो ये तो एनआरओ लेने के लिए मिलते रहे। आपको किसने कहा इस अपोजिशन में सख्त है? इसकी तो पोजीशन ही कोई नहीं है। इन्होंने इमरान खान की हुकूमत नहीं कराई। अगर लोग इनके साथ नहीं है भट्टी साहब तो इलेक्शन में वोट कैसे ले लेते? देखिए इलेक्शन लोग साथ नहीं है, इलेक्शन में वोट कैसे ले लेते हैं? सब चले गए। मैंने अर्ज वही करने लगा ना, तरीके लबैक को भी 22 लाख वोट मिले। अब पीपल्स पार्टी के लाहौर में 133 में से 5,500 से 34,000 वोट हो गए हैं। वोट कैसे मिलते हैं और नोट कैसे दिए जाते हैं, ये अलग कहानी है। मैं कह रहा हूं पीडीएम के पीछे लोग आने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ये चले कारतूस है। 3 दफा 40 साल से हुकूमतों में है। इमरान खान को जब डसेगा इमरान खान डसेगा, इमरान खान को जब मारेगा इमरान खान मारेगा। आपको पीपल्स पार्टी के महंगाई की सारी वोट जो उनको मिल गए अच्छे, आपको लगता है कि ये कहीं से आ गए हैं तो गैर साइंसी तरीके से? क्या डॉक्टर साहब इंसाफ ने इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन बैक ने इलेक्शन नहीं लड़ा तो पीपल्स पार्टी को वोट मिल गया। आप तो ऐसे कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने डब्बे भरे एनए 133 में। अर्ज ये है, वो मुझे पता है कैसे मिला। पीपल्स पार्टी को ये ओरिजिनल वोट नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। किसी ने तशरीफ लानी है। जमशेद चीमा ने क्यों तकनीकी तौर पर कागज गलत जमा कराए? वफाक में हुकूमत हो, सूबे में हो और कागज जमा ना कराने आते हो। डॉक्टर साहब अब मुझे बताए, वो मैं कह रहा हूं महंगाई नहीं है, क्या गुड गवर्नेंस के लिए आईएमएफ से बंदे लाने हैं? इधर से ईमानदार अफसर लगाने हैं ना, लेकिन इस हुकूमत में ईमानदार अफसर कानों को हाथ लगा रहे हैं। भाई हमें तो इबरत का निशान बना देंगे। एक चीफ सेक्रेटरी को इसलिए नहीं लगाया गया पिछले पैनल में कि वो ईमानदार है और गलत काम नहीं करने देगा। उसकी रीजन था, उस पैनल में सबसे जूनियर मोस्ट बंदे को चीफ सेक्रेटरी लगाया। आपने 9 आईजी बदल दी। आप ईमानदारी को गाली समझने लग पड़े हैं कि अगर ईमानदार आदमी लगाया गुड गवर्नेंस के लिए। मैंने कहा ना आईएमएफ से तो नहीं जाना, वर्ल्ड बैंक के पास तो नहीं जाना, आपने इधर से ही बंदे लगाने हैं। लोगों का लाइसेंस बन जाए, एफिडेविट बन जाए, डोमिसाइल बन जाए, एक जिले में एक स्कूल ही अच्छा बना दो। मैं ये नहीं कह रहा हर जिले में बिल्डिंगें हैं। मुझे बताए बैड गवर्नर नाहली का इमरान खान सबको कहा, नवाज शरीफ ने ना कर, छोड़ दे। अब ये अपोजिशन इमरान खान को नहीं गिराएगी। जब भी गिराएगी महंगाई, नाहली, करप्शन और गैर जानबदार एहतसाब, सिलेक्टेड एहतसाब। याद रख ले, जिसमें कामयाबी नहीं उसकी वजह है कि रिंग रोड का आप खुद इंकशाफ करें कि अरबों रुपए की करप्शन और कुछ ना करें। मालम जप्पा को आप एनआरओ दे दे, पीआरटी को एनआरओ दे दे, वजीर आला पंजाब के खिलाफ 2 इंक्वायरियों दोनों बंद करा दे और नैब को कहीं बंद कर दो, अभी खत्म नहीं हुई। तो मेरे मोहतरम सिर्फ इमरान खान को नुकसान है कि जो इन्होंने खुद लोगों से वादे किए थे वो पूरे नहीं कर सके। लोग जब जाएंगे, चाहे आज इलेक्शन हो या 23 में, लोग कहेंगे हाँ साहब आपने जितने वादे किए थे उनमें 2 वादे बता दें जो पूरे किए। क्या आपने गुड गवर्नेंस दी? क्या आपने करप्शन का खात्मा किया? वो कह रहे थे 10 से 12 अरब रोजाना करप्शन होती है, अगर वो ही बचा लेते उससे 25% भी बचा लेते, मुझे भट्टी साहब कर्जा उतर जाता। भट्टी साहब मुझे ब्रेक लेने दे, मेरे साथ रहे आरिफ हमीद भट्टी साहब, मुझे ब्रेक लेने दे। ब्रेक के बाद जरा एक और भी दिलचस्प इशू है, उसको उठाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन पीडीएम को मूवमेंट तो उनकी कहीं नहीं जा पा रही, हिकमत अमली और स्ट्रेटजी भी कामयाब नहीं हुई, लेकिन एक उसका जुज़ कम अज़ कम ये था कि राय शमीम का जो एफिडेविट आया था, जो साबिक जज थे गिलगित बल्तिस्तान हाई कोर्ट के, शायद वहाँ पे एक उम्मीद थी कि उसके नतीजे में एक कहानी डेवलप कर जाएगी, उसके नतीजे में शायद एक मोमेंटम ने पकड़ना था। लेकिन लगता ऐसा है कि राय शमीम साहब की जो सारी कहानी थी वो कुछ ठुस भी हो गई, उल्टा वो मुसीबत में गिरफ्तार हो गए। इस हवाले से अब से चंद घंटे पहले शेख रशीद का क्या कहना था? राना शमीम को PNIL पे डाला है क्योंकि ECL पे डालने के लिए मीटिंग बुलाई जाती है और अदालत एक बड़ा सीरियस संजीदा केस जिसमें अदालत की इज्जत को खुद हाथ डाला गया है, वो उस केस में अभी सिर्फ हमने इसको PNIL में डाला है, कहीं ये भाग ना जाए। नाज़रीन सबसे पहले तो मैं माज़रत खाऊं कि मैंने राना शमीम साहब को राय शमीम कह दिया। राना शमीम उनका नाम है और उनको PNIL यानी प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट में डलवा दिया है वज़ीर दाखिला ने। उसके बाद उनको एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के ऊपर भी डाला जा सकता है। अच्छा बड़ी साहब,
ये भी चंद दिन पहले जब ये एफिडेविट लंदन से आया था और अंसार अब्बासी सब की स्टोरी थी, तो ऐसा लगता था कि शायद काया पलट जाएगी सियासत की, शायद साकिब निसार साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुला लिया जाएगा, शायद कोई चीज़ें फ्रैक्चर करने लग जाएंगी, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। क्या हुआ? व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर द ऑपोजिशन? नहीं, देखिए, ये बहुत बड़ा धचका है मुस्लिम लीग नून के लिए, बहुत बड़ा एक सानिया किस्म का है। सानिया? हाँ, उसकी वजह पहला जो था जज अरशद मलिक की वीडियो, जिसको वीडियो भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की मरीम नवाज साहबा ने, उसके बाद जब FIA सवालनामा लेके पहुंचा तो मरीम नवाज साहबा मुकर गई, शहबाज शरीफ साहब मुकर गए, और जो सारे स्टेज पर बैठे थे सारे लीगी मुकर गए। मरीम नवाज साहबा का जो सवालनामा मेरे पास पड़ा हुआ है, जवाब जो उन्होंने कहा कि मुझे पता ही नहीं है कि वीडियो आई कहाँ से, वीडियो बनाई किसने, वीडियो लाई किसने, वीडियो बनाई नासिर भट्ट ने, वीडियो चलाई नासिर भट्ट ने, वीडियो पहुँचाई नासिर भट्ट ने, और मुझे कोई नहीं पता। और नासिर भट्ट साहब के को ढूंढा गया तो वो लंदन जा चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो और उसके बाद जिसकी इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कैसे लोग हैं कि जो अपनी कहानी से ही लाताल्लुक हो गए, ये वीडियो बनाने वाले वीडियो तो यतीम हो गई। दूसरा है साकिब निसार साहब की ऑडियो, उसका जो सबसे बड़ा मुतासरा फरीक था वो अदलिया थी। मेरी ख्वाहिश थी कि अदलिया इस पे चीफ जस्टिस साहब आज खुद नोटिस लेते। दूसरा मुतासरा फरीक कौन था? मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून उधर भी नहीं, सिर्फ सियासत कर रही है। तीसरा था हलफनामा, राना शमीम साहब सिंध मुस्लिम लीग सिंध के लायर्स के नायब सदर, नवाज शरीफ साहब के वकील, और लंदन में हुसैन नवाज से 2 मुलाकातें करने वाले, नवाज शरीफ साहब से लंदन में मुलाकातें करने वाले, और उन्होंने जब हलफनामा लाया तो उसका भी सबसे बड़ा मुतासरा फरीक था। यानी इन तीनों का, जज अरशद मलिक और साकिब निसार ऑडियो और राना शमीम हलफनामा, तीनों का 2 बड़े फरीक हैं। एक अदलिया जिसकी साख पर सवाल उठे हैं, दूसरा मुस्लिम लीग नून। अदलिया ने फिर भी अतरम मिनल्ला साहब का भला, उन्होंने ये अब कोई बात छेड़ी। मुस्लिम लीग नून इससे बिल्कुल बैकआउट, और वही पुरानी घसी पिटी बातें कि ये हो गया तो नवाज शरीफ अखलाकी तौर पे, तो बुनियादी तौर पे, तो फिजिकली, तो मेंटली, तो स्ट्रेसली, बस वही सारी चंद बातें। कहानी चली नहीं नहीं चली। अच्छा, बयान हल्फी बरतानिया के लाकर में क्यों रखा? चीफ जस्टिस साहब ने भी पूछा, और उन्होंने कहा पहले में आके वो बिल्कुल एक उस टीम पे खड़े थे, मैंने देखा ही नहीं छपा क्या है, मेरे कहने के बाद छपा नहीं, मैंने वो पढ़ा ही नहीं जो लाकर में रखा है। अच्छा, फिर अखबार को बयान हल्फी दिए ही नहीं, पता नहीं कैसे पता चल गया। अगर बयान हल्फी, अच्छा, तो फिर उसके बाद अदालत ने क्या कहा? उन्होंने कहा अगर बयान हल्फी वैसा ना निकला जो खबर में था तो फिर तो आपने तौहीन अदालत की है और सीरियस है। अच्छा, फिर आगे अगर बयान हल्फी लाकर में है तो उन्होंने कहा कि लेके आए अटार्नी जनरल, मुआवनत करे फॉरेन ऑफिस, दोबारा आए, हाँ जी मेरा है, और ये तो मैं ओन करता हूँ, मैं साकिब निसार को कंटेस्ट करता हूँ। अब ये इसमें कई सवाल हैं। पहला कि इनका ज़मीर जाग गया। सब ये चीफ जज थे, ये पहले हफ्ते बाद ज़मीर नहीं जागा, महीने बाद ज़मीर नहीं जागा, साल बाद ज़मीर नहीं जागा, और ज़मीर जागा तो मुतलका फोरम पर जाना चाहिए था। लंदन में हुसैन नवाज शरीफ से मुलाकातें करके, ठीक है, वहां क्यों? जरा बुखारी साहब दूसरा लॉकर में क्यों रखा? हाँ। तीसरी बात यह है कि मुकरे क्यों? चौथी बात यह है कि ये उस जज पे जो उस वक्त बेंच में ही नहीं था, उस पर इल्जाम लगाया, और उस जज पे इल्जाम लगाया जो दोबारा इवन केस सुन रहा था। हाँ। तो ये एक बड़े अजीब गरीब है। बुखारी साहब, अगर हम इसका एक पॉलिटिकल एनालिसिस कर लें, डायसेक्शन कर लें इसकी, जाहिर है जब ये एफिडेविट वहां से निकाला गया, इसको पब्लिश कराया गया एक बहुत बड़े इदारे के जरिए, तो उम्मीद तो होगी कि इसके ज़रिए कहानी चल पाएगी, कोई एक सियासी बसात में तब्दीली हो सकेगी। शायद मकसद ये था कि नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं, मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा के ख़िलाफ़ हैं, उनको कमज़ोर किया जाएगा। लेकिन सारी की सारी कहानी ठप हो गई है। आप समझते हैं क्या, व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर देम? पहली बात तो यह है कि यकीनी तौर पे इसी किस्म की ये कोशिश होगी, लेकिन ये एज्यूम कर लेना कि ये मामला अब सारा जाके नून लीग के गले पड़ गया है और जज साहब भी फारग हो गए हैं और कोर्ट भी फारग हो गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी कार्रवाई जारी है, इसके अंदर से भी बहुत कुछ निकलना है, थोड़ा इंतजार करें। इसके ऊपर नतीजा अभी अखज़ किया नहीं जा सकता, इसलिए कि वो अपने कंटेंट से अभी तक नहीं मुकरे हैं। जब जहां तक एफिडेविट के कंटेंट का ताल्लुक है, ही हैज कंफर्म्ड इट, रेटिफाइड, रिपीटेड इट कि ही ओन्स एवरी वर्ड ऑफ व्हाट द एफिडेविट इज ऑल अबाउट। तो इसलिए ये एज्यूम कर लेना कि ये नून लीग के गले पड़ गई और बस लान तान होगी उनके ऊपर, मामला खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात यह कि जजेस के हवाले से जो बात मेरे भाई अरशाद भट्टी ने की, थोड़ा सा रवैया जरा हुकूमती गुजरा, और इमरान खान साहब का खुद भी देख लें कि आला अदलिया और आईनी इदारों के
सरबराहों के मुतालिक इनका अपना रवैया क्या है, तो थोड़ा सा पिक्चर आपको और वाजे हो जाएगी। रजीम एक होती है, उसके बीच में कंडक्ट और होता है। रजीम जब गुजर जाती हैं तो फिर और होता है। एक रजीम थी जिसने भुट्टो साहब को फांसी लगाया, और ये तो बुनियादी तौर पे आप समझते हैं कि अभी इस कहानी में दम है, जरा इससे ले ले अब अपना आरिफ हमीद भट्टी साहब। इसका अभी तो आगाज हुआ है। इट इज जस्ट द बिगिनिंग, नॉट द एंड। ठीक है, बुखारी साहब समझते हैं अभी तो ये राना शमीम है, आगे आगे देखिए होता है क्या। आरिफ हमीद भट्टी साहब जी जी जी, मैं यही अर्ज करने लगा हूं। राना शमीम एफिडेविट नवाज शरीफ के लिए 12 अक्टूबर 1999 साबित हुआ। आपको याद होगा 12 अक्टूबर 1999 को इन्होंने आर्मी चीफ उस वक्त के जनरल परवेज मुशर्रफ को बरतरफ कर दिया और उसे गिरफ्तार करने के लिए राना मकबूल को भेजा। ठीक यही इन्होंने सोचा। राना शमीम को अपने खर्चे पे बुलाया गया, 3 दफा वो महफिल फ्लैट में गया, उनसे मुलाकातें हुई। अरशद मलिक की वीडियो हुसैन नवाज मिलते हैं सऊदी अरब में, दुबई में मिलते हैं। उसके बाद शौकत सिद्दीकी के सारे लिंक्स भी नवाज फैमिली से निकलते हैं। मुझे बताए राना शमीम एफिडेविट, मैंने कोई 2-3 रिटायर्ड जज साहबान से पूछा है, सरकारी दफातरों से पूछा है, उन्होंने कहा जी एफिडेविट किसी ना किसी सरकारी इदारे को देने के लिए होता है। मैं कहा जी कभी किसी ने रखा हो लॉकर में रखने के लिए? उसने कहा लॉकर में पड़ा एफिडेविट रद्दी के टुकड़े से भी बदतर है। रद्दी के टुकड़े पे तो फिर आप पकोड़े लेके खा सकते हैं। उसकी साजिश में अगर ये अदलिया ने नरमी ना बरती तो कई लोग गिरफ्तार होंगे। आज लिखें, क्योंकि मुझे पता है कितने बज के कितने मिनट पे राना शमीम साहब, इसाक डार साहब, मोहतरम नवाज शरीफ साहब, कितनी तफसीली रही मुलाकातें, ये खबरें भी सब आएंगी। ये वक्त आ गया है। मुझे बताएं कि राना शमीम साहब पहले दिन जब पेश होते हैं हाई कोर्ट में, कहते हैं मुझे नहीं याद मैंने क्या लिखा है, वो लॉकर में रखा है, लेकिन वो एक नेशनल अखबार में शाया हो चुका होता पूरा। अगली दफा कहते हैं हाँ वो मेरा ही, मैंने ही लिखा है। और जिस बंदे को 4 दिन पहले की बात नहीं पता, तो 5 साल पहले की बात उसे कैसे याद है? गिलगित बल्तिस्तानिया में उसके सामने एक बंदे ने की। उसकी एज का तकाजा है, उसने जो ब्रीफ केस उठाया मेफेल फ्लैट से, उसका वजन ज्यादा था। अब वो वजन इनसे उठाया नहीं जाना, इन्हें ECL में नाम डालना बहुत जरूरी है। काश इरशाद भट्टी साहब के दोस्त की हुकूमत अरशद मलिक की वीडियो की इंक्वायरी करा लेते। देखे वीडियो बनी उनकी ना, किसी ने तो बनाई। अच्छा, इससे पहले कि मैं इस पे आपका क्या मरियम नवाज साहब आपने चलाई है, बिल्कुल आप एविडेंस दे दे। हाँ भट्टी साहब जरा रोके। बुखारी साहब इस पे क्या रद्द-ए-अमल है? वो तो बिल्कुल कह रहे हैं कि ये तो खत्म ही हो गई कहानी, कहीं नहीं जा रही, फंस गया उल्टा। मैंने तो अर्ज किया आपसे कि अभी चूंकि ये मामला कोर्ट के अंदर है, अभी इसके ऊपर डेट्स पड़ रही है, अभी अदालत ने फैसला नहीं दिया है, अभी वो अपने मंदरजात से मुकरे नहीं है, तो वी विल हैव टू वेट एंड सी। हम जजमेंट तो पास नहीं कर सकते ना एक ऐसी चीज के बारे में जिसकी अभी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, जिसकी अभी गवाहान आएंगे, अभी जिसमें बयान होगा जो राना साहब है, हम कानूनी तो बात नहीं कर रहे, एफिडेविट आएगा, पॉलिटिकल इंपैक्ट इसका होगा। इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट यकीनन होगा, ये मैं नहीं कह सकता इस वक्त कि किस तरफ होगा। चाहे इसका नुकसान नवाज शरीफ को पहुंचे, चाहे इसका नुकसान अदलिया को पहुंचे, नुकसान इसका जरूर होगा। कुछ ना कुछ नुकसान किसी न किसी को पहुंचेगा। जी भट्टी साहब, देखिए, काबिल एहतराम और मेरे बड़े प्यारे बुखारी साहब ने मुझे याद कराया कि इमरान खान साहब की हिस्ट्री, हम गालिबन इमरान खान की हिस्ट्री नहीं डिस्कस कर रहे थे, हम कर रहे थे हलफनामा डिस्कस, हम कर रहे थे जज अरशद मलिक डिस्कस, हम कर रहे थे साकिब निसार की ऑडियो डिस्कस। यही एक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ कि जब भी आप कोई बात इधर उधर से निकलना हो तो कहते हैं कि ए ने भी तो यही किया था, बी का रवैया भी देखो। भाई किसी दिन डिस्कस कर लें। हम तो मर्सिया और नोआगरी कर चुके हैं इमरान खान पे, रोज करते हैं कि वो इलेक्शन कमीशन पे क्यों चार्ज दौड़ते हैं, उनको इदारों को मजबूत करना चाहिए। लेकिन एक फिल्म थी इंडिया में आई गजनी, जिसकी 15 मिनट की याददाश्त होती है उसकी हीरो की। ये हाउस ऑफ शरीफ की 15 मिनट की याददाश्त है। नवाज शरीफ को पता नहीं कि मेरे बच्चे किधर से पैसे कमाते रहे, शहबाज शरीफ को पता नहीं कि टीटियां कहां से आती रहीं, मरियम नवाज को पता नहीं था कि मेरी जायदाद है कि नहीं है, जज अरशद मलिक की वीडियो कहां से आई, मरियम नवाज की वो गजनी याददाश्त 15 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुक गई, और उसके बाद ये हलफनामा, और उसके बाद ये
इनको क्यों कहा गया था गॉडफादर्स, इनको क्यों कहा गया था सिसिलियन माफिया? ये इनका तरीका वारदात है, किस तरह इंपैक्ट डालना कि ये अदालतें हमारे खिलाफ थी, ये फैसले गलत किए गए। और भाई कभी कोई ट्रैक्टर ट्राली सबूत जलाया किसी ने? तुमने जवाब क्या दिया 10 फॉर्मों पर? क्या जवाब दिया? मनी ट्रेल लाए? आखिर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ऊंटों पे पैसे जाते रहे हैं या वो फैसलाबाद वाली चिट्टे जाती रही हैं। झूठा कतरी खत, झूठी ट्रस्ट डीड, सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी, कौमी असम्बली में जनाब स्पीकर जालसाजी, 3 तकरीरें जालसाजी, बच्चों के इंटरव्यू जालसाजी, और सारे मुकर गए हर चीज से। 400 सवालों के जवाब ऑन ओथ नहीं, 350 सवालों का जवाब नहीं। सुप्रीम कोर्ट पर हमला नून लीग ने करवाया, बुखारी साहब भूल गए। ब्रीफ केस लेकर नोटों को जजों को तकसीम करवाया नवाज शरीफ साहब ने। जस्टिस कयूम और शहबाज शरीफ साहब की वीडियो, जस्टिस कयूम और सैफुर रहमान की वीडियो, जज अरशद मलिक की गैर इखलाकी वीडियो से ये वीडियोस बनाकर फिर वीडियो चलाई। जज अरशद मलिक पता लगवाया किसने था? लीगियों ने। उनके पास अपने केस किसने लगवाए थे? लीगियों ने। रायवेंड महल में कौन मिला था? नवाज शरीफ। मदीना में 27वीं की रात कौन मिला था? हुसैन नवाज। किसको ऑफरें की थी? जज अरशद मलिक का हलफनामा क्यों हम भूल जाते हैं? उसने भी तो एक दिया था कि मेरा ये हुआ है, उसका वो याद रखते हैं कि मेरे जमीर पे चला अपनी। अच्छा, जज शाइस्ता कुंडी के साथ इन्होंने क्या किया वो छोड़ दें। हम भेड़ बकरियां हैं कि हमें अदालत हाँक ले। नवाज शरीफ साहब ने कहा मेरे असासे ज़राए आमदन से ज्यादा तुम्हें इससे क्या? सुन लीजिए, मेरे असासे ज़राए आमदन से ज्यादा तुम्हें इससे क्या? मुल्क में साकिब निसार की बदतरीन डिक्टेटरशिप है। अवामी अदालतें नवाज शरीफ साहब ने लगाई। बेनजीर भुट्टो ने इनके बारे में क्या कहा था? उन्होंने कहा था इनकी चमक है, मैं जाती हूं मुझे रिलीफ नहीं मिलता, नवाज शरीफ जाते हैं इसे रिलीफ मिलता। आप कहते हैं कि लेने की देने ये सिसिलियन माफिया, ये गॉड फादर हैं, इन्होंने तबाही कर दी हमारी अदालतों की, हर इदारों की। और जब हम बात करते हैं तो कहते हैं इमरान खान को भी ब्रेक ले लूं। लगता यही है कि प्रिपोर्टेंस ऑफ ओपिनियन यही है कि राना शमीम साहब के एफिडेविट वाली कहानी का सियासी फायदा नहीं उठाया जा सका जिस तरह से ख्याल था। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और अहम इशू के ऊपर तीनों अपने जो मौजूद हमारे गेस्ट हैं इनका पर्सपेक्टिव लेते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल इशू के ऊपर आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आपको ये बताऊं कि अब अखबारी ज़राए से और सियालकोट से ये खबर हमें मिल रही है कि बहुत सी इंटरनेशनल कंपनीज जो सियालकोट और गुजरांवाला के इलाके से, ख़ास करके सियालकोट के एरिया से यूरोप में या अमेरिका में इंपोर्ट्स करती हैं, उनकी रूटीन जो ऑडिट के विजिट्स होते हैं अपने चीज़ों को देखने के लिए, वो विजिट्स जो हैं वो पोस्टपोन या कैंसिल होने लग गए हैं। अभी तक क्लियर नहीं है कि रद्द-ए-अमल होगा क्या इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से, लेकिन ख़तरा यही है कि रद्द-ए-अमल खासा नेगेटिव और मनफी जो है वो हो सकता है रिव्यू शक्ल इख्तियार कर रहा है। आरिफ हमीद भट्टी साहब, मेरा आपसे सवाल, तीनों से मैं आपसे एक ही सवाल पूछ रहा हूँ। जिस किस्म का एक धचका लग गया पाकिस्तान की रेपुटेशन को, जिस वाक़े के बाद आज 6ठा दिन है इस वाक़े का श्रीलंकन शहरी के साथ जो हुआ, अब इसमें कॉन्फिडेंस रेस्टोर करने के लिए हमें क्या करना होगा? देखिए डॉक्टर साहब, बदकिस्मती है मेरी नज़र में, कोई भी आशिक रसूल, आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन थे, किसी शख्स को मार ही नहीं सकता। अब यही है, एज ए कौम हमारे उलमा दीन को, लोगों को तबलीग करना होगी। अगर खुदा ना खास्ता कहीं गलती होती है तो कानून का रास्ता अपनाएं। जब भी आप हजूम को फैसला करने की इजाज़त देंगे तो कत्लो गारत ही होगी। ये दीन से दूरी है। ये माँ बाप को भी बच्चों को पढ़ाना है, टीचरों को भी पढ़ाना है, उलमा को भी पढ़ाना है, गली मोहल्लों में बताना है भाई आप कानून नहीं है, अगर कोई गलत हो रहा है तो इसे रोके, इसको जो डैमेज किया गया है। इससे पहले आपको याद होगा सियालकोट में वो तौहीन रसालत का इशू नहीं था, लोग इसको मदद से जोड़ते हैं, उन्हें कहते थे डाकू है उनको मार दिया। जिस मुल्क में एक काम करना होगा, अगर इमरान खान साहब मुनासिब समझे, वो कि उम्मीद नहीं है उनसे कि खुदा के लिए इदारों को इंडिपेंडेंट करते, सियासत से पाक कर दे, वो इनमें इंसाफ लाए, लोगों को यकीन हो कि मैं जिस भी इदारे के पास जाऊंगा मेरे से ना इंसाफी नहीं होगी, तो लोग कानून हाथ में नहीं लेंगे। अदारों को इंडिपेंडेंट करे, अदालत तो इंडिपेंडेंट जल्द फैसला दे, बस। इसके अलावा अदरवाइज ऐसे हादसा अल्लाह माफ करे आइंदा भी हो सकते हैं, अगर हमने एज ए कौम भी इसमें किरदार अदा किया और हुकूमत ने अदारों को इंडिपेंडेंट भी ना किया तो। बुखारी साहब, ये वाकया, ये सानहा, ये ट्रेजेडी एक ऐसे वक्त पे आया जबकि GSP प्लस जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का दारोमदार है, वो पहले ही उसके बारे में एक लॉबिंग हो रही थी। अब तो सूरत हाल खासी पतली हो गई है। आप क्या रेकमेंड करेंगे कि क्या करना होगा इस सूरत हाल को वापस लाने के लिए? डॉक्टर साहब, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं, लेकिन चूंकि भट्टी साहब ने अपनी गुफ्तगू में एक बराह रास्त रेफरेंस मेरे बारे में फरमाया था,
उन्होंने कहा था कि मैं बात करते हुए उससे बचने के लिए किसी और तरफ को निकल जाता हूं। ऐसा तो खैर नहीं है, किसी अगर आप तीसरे आदमी से पूछें, लेकिन खुद भी उन्होंने यही हरकत फरमाई है कि जब उनसे बात पूछी गई कि जी ये जो राना शमीम वाला मामला चल रहा है, तो उन्होंने पूरी खानदान शरीफा की हिस्ट्री बयान फरमा दी कि फलां ने ये कहा था, फलां ने ये कहा था। तो ये हवाले देने पड़ते हैं, इन हवालों के बगैर बात मुकम्मल नहीं होती है। मैं अगर सुप्रीम कोर्ट पर हमला भूल गया तो वो भी तो पार्लियामेंट के ऊपर हमला भूल गए ना। अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ। जी देखिए, बात बहुत गंभीर है, बहुत खौफनाक मामला है। भट्टी साहब कौन से, ये तो क्लियर कर दें सलीम बुखारी साहब। इरशाद भट्टी के अलावा इस किस्म का हमला कोई और कौन से वाले भट्टी साहब? इरशाद भट्टी। एनीवे, तो इस पर मैं जरा आपके अपने सवाल का जवाब पूरा कर दूं, अगर आप इजाजत दें तो। जी जी प्लीज। तो मैं ये कह रहा था कि मामला जो है, जहां तक GSP प्लस का ताल्लुक है, जहां पर हमारी एक्सपोर्ट का ताल्लुक है, जहां बाहर की इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक है, उसके ऊपर तो पहले ही से बहुत सवालिया निशान थे जिससे हम भुगतने की कोशिश कर रहे थे। और ये सियालकोट का वाकया जो है, ये इतना खौफनाक है अपने अंदर, और इसका इम्पैक्ट यकीनी तौर पर, जैसे आपने कहा, कि बहुत ज्यादा होने जा रहा है। हमने इमरान खान की हुकूमत को इसका क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने बहुत कोशिश की इसकी गंभीरियत को थोड़ा सा जाहिल करने की। जिस तरीके से उलमा गए वहाँ उनके यानी हाई कमीशन में एम्बेसडर साहब से जाकर उन्होंने प्लेज किया सॉलिडारिटी, जिस तरह खुद इमरान खान साहब ने एक तकरीब से खिताब किया। तो कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन अब इसको दुनिया कैसे एक्सप्लॉइट करेगी? खास तौर से भारत बैठा हुआ है, खुद अमेरिका बहादुर भी माशाल्लाह हमारे दोस्तों में नहीं है। तो इन सब के लिए हमें बिल्कुल एक नेशन के तौर पर सारी एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। हमें हुकूमत को अकेला नहीं छोड़ देना चाहिए, ना अपोजिशन को अपनी यानी जो उनकी आदत है उसके मुताबिक इसको कैश करने की कोशिश करनी चाहिए। ये नेशनल मामला है, ये पाकिस्तान की बका का मामला है। इसके लिए हम सबको मिलकर, और खास तौर से मीडिया, हम सबको मिलके एक यूनिट के तौर पे कैंपेन करनी पड़ेगी, तब जाके हम इसके नेगेटिव असरात से निजात हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल मेरे साथ रहिए जी। इरशाद भट्टी साहब, दो चीज़ें कम से कम अगर हम कर सकें फौरी तौर पर, एक तो हम एक कोई एन्युटी या ट्रस्ट फंड कायम कर सकें प्रियांथा के घर के लिए, उसकी बीवी बच्चों के लिए, कि 10 बरस तक या 15 बरस तक उसको वही तनख्वाह मिलेगी जब तक बच्चे बड़े हो सकते हैं, बिकॉज बच्चे छोटे हैं। दूसरा ये कि सज़ाएं 3-4 महीने के अंदर अगर लोगों को मिल सके। आप समझते हैं कि दोनों चीज़ों पे कोई प्रोग्रेस होते आपको नज़र आ रहा है? पहली बात तो वही मेरे प्यारे दिल के करीब सलीम बुखारी साहब के ने जो जुमले कहे, मैं उस पर वेल लेफ्ट कहूँगा, क्योंकि उनके साथ तो नहीं मैं लड़ सकता, ना आरिफ हमीद भट्टी साहब के साथ लड़ सकता हूँ। उन्होंने सिर्फ ये पॉइंट आउट किया, वो दोनों मेरे दोनों मोहतरम है, मेरे लिए बड़े हैं, मैं माजरत चाहता हूँ अगर उनको कोई तकलीफ पहुँची। दूसरी बात यह है कि मैं आपके इस एक्ट के लिए शुक्रगुजार हूँ आपका। श्रीलंकन मैनेजर पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान श्रीलंकन मैनेजर जो था फैक्ट्री का, प्रियांथा कुमारा, उसकी तरह इस वक्त बीच सड़क जल रहा है। उसकी लाश पाकिस्तान की हमने यहाँ 75 सालों में बीच सड़क के ला के जला रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त फैसलाबाद की ख़वातीन की तरह पूरे दुनिया में नंगा हो चुका है। रहमतुल आलमीन हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पे मेरी और हमारी सारों की जान कुर्बान, और इस्लाम अमन और शांति का जो मज़हब था, उसको हमने इमेज की बर्बादी, दुनिया का बेहतरीन मज़हब दुनिया के बदतरीन लोगों के हाथ में है। तो अब करना क्या चाहिए? जो सिंपल सी बात है, ये ट्रस्ट बन जाएंगे, ये सारा कुछ है। करना क्या चाहिए? इस रियासत को मलक अदनान बनना होगा, पाकिस्तान उसकी प्रियांथा कुमारा या पाकिस्तान के ऊपर लपेटना होगा। इस हकूमत को मलक अदनान बनना होगा, इस मीडिया समेत सब इदारों को मलक अदनान बनना होगा, उलमा को मलक अदनान बनना होगा, और पाकिस्तान को मलक अदनान की तरह बनकर पाकिस्तान बचाना होगा। हम इस वक्त हम भूखे नंगों का, फ्राडियों का, 2 नंबरों का, धोखेबाजों का पूरी दुनिया में चले जाएं, हमारी पहचान क्या है? कशकोलिस्तान, भूखे नंगे फ़कीर, 2 नंबर, फ्राडी, धोखेबाज। हर चौथे दिन हमारी ये खबर है। मिशाल खान आपको भूल गया है, वो भावलपुर का शागिर्द भूल गया जिसने उस्ताद को मार दिया था, किसी को सजा नहीं मिल सकी। वो आपको भूल गया। बैंक का गार्ड जिसने मैनेजर मार दिया था, वो आपको भूल गया है। जो भट्टे में जो मसीह कह रहे हैं कि हम सजाएं दिलाएंगे, वो मसीह जो डाल दिया, शमा और शहजाद जिनको जिंदा जला दिया, जिसकी शमा की पेट में हमल था, बच्चा था। कोई इस जामे इंसाफ निजाम में कुछ सजाएं नहीं होंगी, सारे निकल जाएंगे। लेकिन खुदा के लिए रियासत, हुकूमत, हम सब इस पाकिस्तान को बचा लो। ये जिस तरह फैसलाबाद में हुआ, मैं खुदा की कसम सुबह का नाश्ता नहीं कर सका, दोपहर का खाना नहीं खा सकता। इस तरह खवातीन को नंगा किया जाता है।
इस तरह चोरी की भी है तो इस तरह किया जाता है। यानी वो पीछे से जो एक खातून बूढ़ी कह रही थी, ओए अल्लाह अल्लाह मेरी साड़ी मदद कर, मेरी धियां इन्हें नंगा कर देते। ओए खुदा के लिए कहर बरसेगा, छितर पड़ेंगे अगर अल्लाह हमसे नाराज है, ऐसा नाराज है कि आप देखेंगे हमारे साथ होता क्या है। आरिफ हमीद भट्टी साहब, आपको लगता है कि सियालकोट के ऊपर इतनी पोजीशन लेने के बाद जितनी हुकूमत ने ली है, क्या वहाँ के जो मुजरिम हैं जिन्होंने इस्लाम का और आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल करके अपना जुर्म किया, उनको सजाएं मिल पाएंगी? देखिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान में इसमें बहुत बोल्ड स्टेप लिया, काबिल तहसीन है, लेकिन मेरा ख्याल है गुफ्तगू तो बहुत अच्छी सारे करते हैं, इम्प्लीमेंट करके दिखाएं। जैसे भट्टी साहब ने कहा, अदारों को मजबूत करें, मैं मजबूत हूँ, आप मजबूत हों, हम गलत को गलत कहना सीखे, उसे रोकने की कोशिश करें, कानून हाथ में ना लें। खुदारा बहुत बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, बहुत गहरी खाई की तरफ जा रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे, ये वाक़यात फिर होंगे अगर आपने अदारों को इंडिपेंडेंट ना किया, उलमा दीन ना आए। आप नबी पाक वसल्लम तो मैं तो किसी मानते नहीं कि कोई आशिक रसूल किसी दूसरे को ना हक कत्ल कर सकता है। हदीस मुबारका है कि जिसने किसी एक गैर मुस्लिम को ना हक कत्ल किया उस पर जन्नत हराम कर दी गई। अब अंदाजा करें वो कैसे आशिक रसूल हो सकता है, मुझे आप बताएं। आशिक रसूल हुआ जिसने बचाया उनको, उसने नबी की सुन्नत पे अमल किया कि जुल्म होने से रोकने की कोशिश की। गो के जुल्म रोका नहीं जा सकता, क्योंकि पिंडी और इस्लामाबाद मिल जाए तो फिर जुल्म दी अखीर होती उठा का इंतजार कर रहे हैं। उठा का इंतजार करें। बुखारी साहब, आपको लगता है कि ठा हो जाएगी या नहीं होगी? देखिए, हालात जिस तेजी से सियासतदानों के और सियासी पार्टियों के हाथ से निकल रहे हैं, इसके लिए पूरा एक प्रोग्राम किया जा सकता है, बहुत लंबी डिबेट है ये। जिस तरीके से लॉलेसनेस हो रही है, जिस तरीके से मुआशरा जो है एक अजीब मंजिल की तरफ रवां दवा है, इसके नतीजे में तबाही जो है वो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, पाकिस्तान हमारा वतन है, उसकी तबाही के आसार इतने नुमायां होते जा रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ। जैसा भट्टी साहब ने कहा कि फैसलाबाद का इंसिडेंट, जो सियालकोट का इंसिडेंट जो है, हम एक कौम की हैसियत से किसको शक्ल दिखाएंगे, किसको मुंह दिखाएंगे जाके कि इन वाकयात की कोई जवाब बता दीजिए। सलीम बुखारी साहब हमारे उस्ताद काबिल एहतराम ना इरशाद भट्टी की बात को सेकंड करते हैं, ना आरिफ हमीद भट्टी को तो हम इन्हें सेकंड कर रहे हैं। ये तो ना इंसाफी है बुखारी साहब, हम तो आपके चाहने वाले हैं दोनों। नहीं, मैंने इरशाद भट्टी साहब की बात को सेकंड किया, आपकी बात को भी सेकंड किया। मैंने दोनों की बात को सेकंड किया है। हमेशा सेकंड ही रखना। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब का। लीजिए वो तो एक इरशाद अहमद भट्टी साहब का, आरिफ हमीद भट्टी साहब का और बुखारी साहब का बहुत शुक्रिया। ये बहस आपने देखी पाकिस्तानी सियासत और पाकिस्तानी मामलात के ऊपर। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती। बहुत शुक्रिया।